हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है। बेसिकली आपका जो क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। कि किस तरीके से फेडरलिज्म काम करता है। और पहले तो हम ये समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है और डेमोक्रेसी के अंदर फेडरलिज्म का क्या रोल है। ठीक है। फेडरलिज्म का क्या रोल है, तो शुरू करते हैं। पहला तो हम ये समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो अगर आपको सिंपल भाषा में कहूं कि फेडरलिज्म क्या है, जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। डिवाइड कह लो आप, या फिर आप कह लो और शेयर शेयर किया जाए। तो वही आपकी एक सिंपल भाषा में फेडरलिज्म है। मतलब पावर। अब ये बात आएगी कि डिवाइड एंड शेयर किसके बीच में किया जाए। तो डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। जैसे अगर हम सिंपल सी बात है, इंडिया के बाद में बात करें, तो एक होता है आपका हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, है ना। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग होता है, एक वर्टिकल होता है। अब हॉरिजेंटल में क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपका हॉरिजेंटल है। दैट मीन्स लेजिस्लेटिव क्या है, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इसको चेक एंड बैलेंस करती है कि भाई या क्या इन्होंने कानून सही से बनाया है कि नहीं, या इन्होंने इम्प्लीमेंट सही से किया है कि नहीं। यानी एक दूसरे को क्या करता है, चेक करता है, चेक एंड बैलेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो यही यहाँ पे क्या हुआ है, क्या किसी एक के पास सारी पावर है, नहीं। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबके अपने अपने काम है। ठीक। वैसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें, तो उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तीनों में क्या होता है, आपका पावर शेयरिंग होता है। इसमें जो सेंट्रल होता है वो थोड़ा डोमिनेट करता है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा पावर रहती है ना, वर्टिकल के केस में। ठीक। तो इंडिया में भी दो तरह की पावर शेयरिंग होती है बेसिकली। यही चीजें हमें डिस्कस करना है। और भी बहुत सारे पावर शेयरिंग के केसेस हैं। ठीक। जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, है ना, सिविल सोसाइटी होगी, ये भी एक तरीके से पावर शेयर करते हैं। इनडायरेक्टली करते हैं लेकिन करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को ये इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। ठीक है। तो यही है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मींस पावर शेयरिंग हो रही है किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। इसका काम क्या होता है, एम क्या होता है, बैलेंस करना, नीड फॉर नेशनल यूनिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी। यानी रीजनल ऑटोनॉमी को बनाकर, यानी जैसे आपको सिंपल सी बात है, जैसे यूपी के स्पेशल की बात करें, या आप केरला की बात कर लो, या आप कर्नाटका की बात कर लो। ठीक है। अगर आप इन डिफरेंट स्टेट्स की बात करोगे, तो इनकी अपनी एक रीजनल ऑटोनॉमी होती है, इनका अपना खुद का एक पावर होता है। उसके साथ नेशनल यूनिटी को मेंटेन कर कर एक पावर शेयरिंग करना, बैलेंस बनाकर रखना। क्या करना, बैलेंस बनाकर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। समझ में आया फेडरलिज्म क्या है। ओके। सो डुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ये है, एक तो ये क्या करता है, सेफगार्ड करता है यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड करता है। ठीक है। वाइल एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। दूसरा ये कि कोऑपरेशन ऑटोनॉमी को एक तरीके से इंश्योर करता है, फॉर एनफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनली पावर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कोऑपरेशन भी एक दूसरे के बीच में होना चाहिए, एंड ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए अपने स्टेट्स की, कि भाई कुछ जगहों पर तो कानून खुद से बना सके। जैसे ऑटोनॉमी जो बार बार पढ़ रहे हैं ना, ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी क्यों बार बार पढ़ रहा है, बड़ा सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि ये स्टेट लिस्ट है ना, और ये सेंट्रल लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट मतलब स्टेट के पास कुछ ऐसी जगह, ऐसे होंगे जहां पे ये अपने कानून बना सकती है ना। जैसे अगर यहाँ पे स्टेट की बात करें, तो पुलिस पुलिस पे कोई कानून कौन बनाएगा, स्टेट ही बनाएगा, उस पर सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्योंकि वो डिफेंस की बात करी आएगी, वहां पे सेंट्रल का कंट्रोल होगा। किसका कंट्रोल होगा, सेंट्रल का कंट्रोल होगा। तो स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब है कि स्टेट्स के पास जो भी अपने जिस भी चीज पे पॉलिसीज बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, वो उस पर काम करेंगे, है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड रीजनल ऑटोनॉमी। एग्जाम्पल्स वर्ल्ड वाइड, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड कमिंग टुगेदर मॉडल पे काम करते हैं, और इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर मॉडल पे काम करते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा, बाद में आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। अभी यहाँ पे बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। ठीक है। कमिंग
टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब कमिंग में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स खुद आते हैं साथ में, है ना, और सबके पास इक्वल पावर होती है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक सेंट्रल के अंडर में मान लो कि एक कंट्री है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना, और सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है, और बाकी यहाँ पे स्टेट के पास है वो छोटे कम पावर है एज कंपेयर टू सेंट्रल के। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का पावर जो होगा वो सेंट्रल के बराबर होगा, सबका इक्वली पावर होगा, कोई किसी से कम नहीं होगा। ये डिफरेंसेस होता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर में। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कैसा रोल है भाई? तो इंडिया में जनरली आप देखोगे कि हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब स्टेट्स को मिलाकर आपका यूनियन बनता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा बात है कि एक यूनियन है, यूनियन को स्टेट्स में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, स्टेट्स की फॉर्म में क्यों डिवाइड किया गया है? जैसे हमारे यहाँ पे अभी अगर बात की जाए आपसे, कितने स्टेट्स हैं? टोटल आपके 28 एंड 8 आपके टेरिटरीज हैं, 28 आपकी क्या है, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। थ्री टीयर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में कितने भाई, थ्री टीयर ऑफ सिस्टम है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका थर्ड टीयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड टीयर में आपका पंचायती राज एंड म्यूनिसिपालिटीज आ जाती है। ठीक है, जो आपका कैसे आया था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर में आया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कितने पार्ट में डिवाइड है, जैसे आपके यूनियन, स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट में आपका डिवाइडेड है। जहां पर अब सबसे बड़ी बात है कि यूनियन और लिस्ट, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में जो भी पावर्स होंगे, उस पे जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे उस पे वो स्टेट्स काम कर सकते हैं। जैसे मान लो यूनियन की बात करिए, सेंट्रल ही इस पे पावर्स, लॉ, पॉलिसीज, बिल्स ला सकता है। स्टेट के बेसिस पर स्टेट ही ला सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यानी प्रेफर किसको किया जाएगा, स्टेट, सेंट्रल को किया जाएगा। और रेस्यूडरी पावर ये जनरली सीधा किसके अंडर, गोद में चला जाएगा, किसके अंडर में आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। किसके गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं की फीचर्स की। की फीचर्स कहते हैं, हमने बात करी टू या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमने पहली बात करी यूनियन, स्टेट एंड लोकल। जुडिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, यानी हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या है, अपना एक डेफिनेट डिफाइंड जुडिक्शन है। ठीक, और इनको यूनिलेटरली आप चेंज नहीं कर सकते, और प्रोटेक्टेड है किस, कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट मीन्स कि मान लो कि कुछ जुडिक्शन एरिया, पुलिस, पुलिस के ऊपर जो भी कानून होगा वो सेंट्रल नहीं थोप सकता किसी स्टेट के ऊपर। ठीक है, स्टेट क्या है, स्टेट ही उस पर अपने बिल और कानून बना सकता है। अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ सेंट्रल करना चाहेगा तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात समझ में आई? हाँ, कंकरेंट लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर जितने पावर आएंगे वो सारे किसके कंट्रोल में होंगे, स्टेट्स के कंट्रोल में होंगे। तो इस तरीके से भी काम करता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड जुडिशरी, सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर असाइन टू ईच टीयर। हर एक टीयर को सेपरेट आपका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू दिया गया है, जिससे कि आप अपना स्टेट के लिए पैसे, रेवेन्यू इकट्ठे करो और स्टेट्स को रन करो। ठीक है, और जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट प्ले की रोल इन द रिजॉल्विंग, और जब ये भी सेंट्रल और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी दो स्टेट्स के बीच का भी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल क्या रहे, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और स्टेट और सेंट्रल के बीच में भी डिस्टर्बेंस होगी तो वो भी कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन की। अभी मैंने बात करी पीछे ही कि कमिंग टुगेदर भी होता है एंड होल्डिंग टुगेदर भी होता है। कमिंग टुगेदर की अगर हम बात करें तो मैंने इसमें बात करी थी कि जनरली क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलेंगे, और एक तरीके से क्या है, ग्रुप बना लेंगे, बिगर यूनियन, रिटेन सोवरेनिटी, इक्वल स्टेटस। सभी क्या है, अपनी एक सोवरेनिटी होगी सभी स्टेट्स की, और इक्वल स्टेटस भी होगा। तो ये एक चीज होती है। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि सेंट्रल वेरियस रीजन्स के बीच में क्या होता है, पावर डिवाइड हो जाती है। और की डिफरेंस यही है कि कमिंग टुगेदर में सबके पास इक्वल पावर होगी, और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू स्टेट के। ठीक है, अनइक्वल पावर शेयर होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमने बात करी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट या रेसिडुअरी पावर्स की बात करें। यूनियन लिस्ट भाई क्या है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। इस पे किसका कंट्रोल है, सेंट्रल का कंट्रोल है। स्टेट लिस्ट पे अगर बात करें, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये किसके अंडर में आ गया,
स्टेट के अंदर में आ गया, और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। दैट मीन्स इस पे जो भी कानून बना सकता है वो सारे कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। कंकरेंट में आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, इसमें दोनों स्टेट्स एंड यूनियन दोनों बना सकते हैं। रेसिड्यूरी पावर लाइक साइबर लॉ बिलोंगिंग टू द यूनियन, और जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं वो सारे किसके पास चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ठीक है, उस पे जो भी कानून बिल पॉलिसी जो भी लेके आनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका स्पेशल प्रोविजन एंड अनइक्वल पावर्स। ये थोड़ा सा अलग आ जाता है। कुछ स्टेट्स को क्या है, स्पेशल प्रोविजंस के अंडर में रखा गया है, कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उनको दिया गया था, बट अब वो सारे पावर्स छीन लिए गए हैं। 370 आर्टिकल्स था वहां पे लागू था, 35 पे, जो कि अब वहां से हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। ठीक है, ओके। और ये कब हुआ था, अगस्त में, कब, 2019, जहां तक मुझे याद है 2019 में किया गया था, हाँ। तो यस, यूनियन टेरिटरीज की बात करिए, यहाँ पे आपका डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज दे आर स्मॉल साइज एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। या तो स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस होगी और स्मॉल साइज होगी। ठीक है, दैट्स वाई इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है। इनके पास अपनी ऑटोनॉमी नहीं होती स्टेट्स की तरह कि किसी भी चीज पे कानून बना सके, वो सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनबैलेंस ऑफ पावर, और इंडिया में अगर इनबैलेंस ऑफ पावर है तो डेफिनेटली है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर की कहानी लेके चलता है। होल्डिंग टुगेदर में ये होगा कि सेंट्रल के पास लेजिस्लेटिव पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टेट से, और सारे स्टेट्स भी इक्वल स्टेटस इंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को चले जाओ तो उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुडिशियल एंड फेडरल डिस्प्यूट्स की बात करें, अगर मान लो कि किसी कंट्री स्टेट्स और कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है, या स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसमें रूल्स का क्या होता है, उसमें पहली बात है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट रूल हो जाता है, क्योंकि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है इसका फेडरल रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका कौन काम करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट। कीवर्ड लैंडमार्क के केसेस का एसआर बोमई केस है, जो कि आपका रीइंफोर्स करता है फेडरल वैल्यू को बाय लिमिटिंग आर्बिट्रेरी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बाय डिसमिसल, जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जा रहा था उस टाइम पर, उसको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपका एसआर बोमई केस जाना जाता है। ठीक, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। भाई देखो, जब हम आजाद हुए तो उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारी बातें चल रही थी कि भाई हमें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दो। पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस में अगर हम बात करें तो आफ्टर 1947 इंडियन पॉलिटिकल मैप ड्रामेटिकली थोड़ा सा चेंज हो गया, है ना। डिफ्रैक्ट भी करता था, जैसे आपका महाराष्ट्र जो टूटा, ठीक है, जो आपका गुजरात में, गुजरात उससे अलग हुआ, तो वो उसी बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर ही हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट क्या है, भाई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज हो जाती है ईच स्टेट्स की। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का केस लेके आ जाता है। इनिशियली फेयर टू कॉज डिसइंटीग्रेशन, इससे क्या होगा, शुरू शुरू में ये फील किया गया कि ये डिसइंटीग्रेशन लेके आएगा, अलगाववाद की भावना लेके आएगा। पर लिंग्विस्टिक स्टेट ने हेल्प किया नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, वाइल रिस्पेक्टिंग रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट के साथ साथ नेशनल यूनिटी को भी लेके चला। बट शुरुआत में जब ये चीजें चल रही थी तो उस टाइम पर आपका डिसइंटीग्रेशन, ये फियर था कि कहीं देश अलग, मतलब बिखराव की तरफ मत जाए, ऐसा भी सोचा गया था। लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडियन फेडरलिज्म की बात की है, हिंदी को जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, और वैसे जो 22 लैंग्वेज है, बट किसी को भी नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया गया है। ठीक है, देयर 22 शेड्यूल लैंग्वेज एंड कैंडिडेट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब कैन यूज एनी ऑफ देम। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी भी इस 22 लैंग्वेज में से यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टेट्स अपना ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने के लिए फ्री है। बैलेंस प्रमोशन, भाई प्रमोशन हिंदी का प्रमोशन तो करो, बट कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि इससे इंडिया का रिफ्लेक्ट करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की तरफ, यानी कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है किसको, कि भाई इंडिया जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, मतलब एक तरीके से प्रोस्पेरस करता है, बढ़ावा देता है कि भाई ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के कल्चर को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, बट साइड में आप हिंदी और इंग्लिश को भी साथ में लेके चलो। ठीक है, किसी एक चीज को नहीं किया गया है एक तरीके से। राइज ऑफ रीजनल पार्टी एंड कोalition, भाई सीधी सी बात है कि इन सब चीजों से आप देखोगे फेडरलिज्म का जब केस आ जाएगा तो हर स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज भी तो होंगी। प्री 1990 की पॉलिटिकल सिनेरियो से बात की जाए,
सेम पार्टी ही यूनियन और स्टेट लेवल पे काम करती थी। जैसे आप देखोगे कांग्रेस का ही डोमिनेशन रहा उस टाइम तक, लेकिन उसके बाद एरा ऑफ कॉलिशन आया, जिसमें कि क्या हुआ कि बैलेंस होने लगा, है ना। रीजनल पार्टीज का राइज हुआ, कॉलिशन गवर्नमेंट में इनका रोल बढ़ने लगा, और फेडरल स्ट्रक्चर में बैलेंस आने लगा। स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। और देखो, पावर शेयरिंग जनरली रीजनल पार्टी के साथ जब भी आप करोगे, पावर शेयरिंग जब भी आप करोगे, तो वो कोऑपरेशन को फोस्टर करेगा, रिस्पेक्ट फॉर स्टेट्स राइट, और स्टेट्स की राइट्स को क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, हेल्प करेगा फेडरलिज्म को ग्रो इन स्पिरिट एंड प्रैक्टिस। भाई स्पिरिट एंड प्रैक्टिस को इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा, कि एक तरीके से बैलेंस बना रहे, नेशंस यूनाइट हो रहे, और इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मेंटेन हो। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंट्रोडक्शन टू डिसेंट्रलाइजेशन, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, दैट मीन्स लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट की बात करी गई, इसीलिए उसने आपने देखा होगा कि आपको पंचायत लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन हुआ, अर्बन और लोकल गवर्नमेंट आई। अर्बन ये लोकल गवर्नमेंट का है, अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट आई। ठीक है, तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का। ठीक, ट्रांसफर हुआ पावर का, कहां से, फ्रॉम हायर लेवल टू लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, जैसे पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। और डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट बढ़ा इससे। लोकल गवर्नेंस क्या है, इनेबल्स करते बेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट का एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है, एंड अकाउंटेबिलिटी इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। और डे टू डे डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो 3 लेवल ऑफ रूरल गवर्नेंस है। ग्राम पंचायत है आपका विलेज लेवल पर, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये क्या करता है, एम्पावर करता है ग्रास रूट को। जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही पंचायती राज सिस्टम आया था, जिससे कि आपका रेगुलर इलेक्शन और रिजर्व सीट्स की गई वुमेन्स के लिए, और मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए भी रिजर्व सीट डाली गई, कि भाई यहाँ पे जब इलेक्शन होंगे, वुमेन्स के लिए भी एक रिजर्व सीट्स होगी वहां पर, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी होगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे आपका विलेज डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। वेलफेयर प्रोग्राम्स आप लो लेवल तक लेके आ सकते हो, बेसिक लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक लेके चले जा सकते हो। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकते हो, है ना। दे आल्सो प्रिपेयर एंड अप्रूव बजट विद द ग्राम सभा, और बजट को अप्रूव कर सकते हैं ग्राम सभा की हेल्प से। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करिए तो ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया था कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये प्रोमोटिंग सिटीजन एंगेजमेंट एंड बेटर सर्विस डिलीवरी, ये शहर के लिए बेसिकली था, और ये किसके लिए था, लोकल पंचायती राज सिस्टम गांव लेवल के लिए। ठीक है, अर्बन लेवल की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज टाउन में होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज सिटी में होती है। ठीक है, जिनको कि इलेक्टेड काउंसिल्स के थ्रू चुना जाता है। की रोल्स क्या होता है, भाई मैनेज करना सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक हेल्थ को, सैनिटेशन को, अर्बन प्लानिंग को, अदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। चैलेंज क्या है लोकल गवर्नेंस के लिए, तो रिसोर्सेज का लिमिटेशन है भैया, इरेगुलर इलेक्शन और पार्टिसिपेशन। बट अभी तो इरेगुलर इलेक्शन होने लगे हैं, ऐसा मुझे नहीं चैलेंज लगता, इंडिया में तो नहीं। नीड फॉर एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो भाई ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर नॉट जस्ट स्ट्रक्चर बट आल्सो ऑटोनॉमी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर नीचे की तरफ दे दिया, आपको उसको ऑटोनॉमी भी देनी पड़ेगी, सोर्सेस को अकाउंटेबिलिटी आपको लोकल गवर्नमेंट के लिए और बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि उनकी ऑटोनॉमी अगर बढ़ भी रही है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी तो रिसोर्सेस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे, है ना। मैक्सिमम बेनिफिट मतलब उस पंचायत के लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो जाएगा। ग्लोबल केसेस पर लेकर ब्राजील पार्टिसिपेटरी बजट का केस लेके चलेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ सकते हो इसको। केस स्टडी केरला पीपल्स प्लानिंग, केरला ने किस तरीके से ग्रास रूट तक लेके गए। जैसे आप देखोगे स्टेट लेड इनिशिएटिव, केरला ने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग लेके आए, जिसमें लोकल बॉडीज प्रिपेयर मैनेज करते डेवलपमेंट प्लान्स, और इसमें आपका ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होता है, सिटीजन एक्सपर्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं प्रायोरिटीज को, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को। आउटकम्स क्या हुआ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन बढ़ा, हेल्थ सर्विस अच्छी हुई, ये नेशनल एंड ग्लोबल अटेंशन फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, और ग्लोबल अटेंशन बढ़ा, इवन गेनिंग नेशनल एंड ग्लोबल अटेंशन बढ़ा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में, मतलब डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व हो गई ना इसमें एक तरीके से। तो इस तरीके से आप पावर शेयरिंग सिर्फ आप स्टेट लेवल पे मत सोचो, वो आप लोकल लेवल तक भी सोच सकते हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स के बारे में भी सोच सकते हो। हमें क्या टेक अवे क्या ले सकते हैं, कोर प्रिंसिपल फेडरलिज्म इन इंडिया बैलेंस सेंट्रल अथॉरिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी,
सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। भाई एक तो ये बैलेंस करता है सेंट्रल अथॉरिटी को विद रीजनल ऑटोनॉमी के साथ, सपोर्ट करता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लोकल गवर्नेंस एंड कोalition पॉलिटिक्स। ये जनरली क्या होता है, एक तरीके से रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस में लेके आता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी मोर पार्टिसिपेटरी फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि डायरेक्ट सिविलियंस या सिटीजन्स इन्वॉल्व हो जाएं किसके अंदर, उस पंचायत के अंदर या उस फेडरलिज्म पावर शेयरिंग के अंदर। चैलेंज एंड फ्यूचर्स क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का चैलेंज है, रिसोर्सेज एक्सेस का चैनल है, जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन तो भाई है ही, क्योंकि जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब तक आप कंप्लीटली ऑटोनॉमी नहीं दोगे, चाहे रिसोर्सेज के बेसिस पर, पार्टिसिपेटरी बेसिस पर, तब तक आप एक तरीके से फेडरलिज्म का मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे। तो ये एक तरह से चैलेंज है। ऑनगोइंग गोल्स टू इंश्योर डीप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इससे क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। व्हाई इज फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो ये लास्ट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म इंडिया के लिए। तो फेडरलिज्म सपोर्ट करता है यूनिटी को विद डाइवर्सिटी इन ए कॉम्प्लेक्स कंट्री लाइक इंडिया। यानी इंडिया बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंट्री, डिफरेंट रेस रिलीजन्स, है ना, डिफरेंट रेस रिलीजन्स कल्चर, है ना, डिफरेंट लैंग्वेज बेसिस पर, वो इतने के बीच में भी अगर यूनिटी विद डाइवर्सिटी है तो बहुत ही एक यूनिक चीज हो जाती है। इट एम्पावर्स सिटीजंस टू शेयर गवर्नेंस एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू रीजनल एस्पेक्ट। आप रीजनल रिस्पेक्ट करो, लेकिन साथ में गवर्नेंस को भी शेयर करो और प्रमोट करो नेशनल इंटीग्रेशंस को, है ना भाई, सबको एक साथ लेके चलने की बात करो। तो ये पूरा इस चैप्टर में हमने फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करी है, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कोई अगर डाउट वूट होगा तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा समझो और मुझे फिर बताओ भी कि क्या इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड इसके लिए फिर इसके बाद थैंक यू।